थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अलॉट। और भाई दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। ईश्वर की कृपा है, आप सबकी शेयरिंग्स का साथ है। आप लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं ये मीटिंग्स में, और उससे मुझे बहुत ये समझ में आता है कि मैं ए में क्यों आता हूँ, मैं क्यों एक अल्कोहलिक कहलाता हूँ। क्योंकि खुद की जो पीड़ा है ना, मैं उसको बहुत जल्दी भूलने लगता हूँ जैसे जैसे मेरे अच्छे दिन आते हैं। तो आप सबकी शेयरिंग्स का साथ है, और मेरी पत्नी का अनकंडीशनल सपोर्ट है कि आज के दिन मैं शराब से दूर हूँ। और दूर इसीलिए हूँ क्योंकि शराब पीने का कोई ख्याल नहीं आ रहा। अदरवाइज अगर वो ख्याल आ जाए तो ये भी मुझे आप लोगों की शेयरिंग से ही समझ में आता है कि मैं टिक नहीं पाऊंगा। तकरीबन 95% लोग, अगर शराब का ख्याल आ जाता है, ए मेंबर्स हैं जो कि ए की मदद से शराब से दूर है, वो टिक नहीं पाते हैं, किसी को फोन नहीं कर पाते हैं। ऐसा मेंबर्स के अनुभव से पता चलता है। उनको ये मालूम भी होता है, जो लोग रिलैप्स होते हैं वो अपना अनुभव बताते हैं कि उनको ये पता भी है, उनके सामने फोन नंबर्स भी थे कि किसको फोन लगाना है। उन्होंने फोन भी लगाया, फोन कनेक्ट भी हुआ, लेकिन वो बच नहीं पाए, रिलैप्स हो ही गए। तो इसीलिए ये मुझे एक समझ में आया कि कुछ मुझे ऐसा करने की जरूरत है कि शराब का ख्याल ही मुझे ना आए। तो वो जो शराब का ख्याल है वो मुझे तब नहीं आएगा जब उससे मिलने वाला जो विकृत आनंद था, वो आनंद मुझे कहीं और से मिलने लगेगा। मतलब आनंद मुझे कहीं और से मिलने लगेगा। अब मैंने उस आनंद के गलत तरीके को पकड़ा, इसलिए वो विकृत आनंद कहलाने लगा। है ना, मजा तो मजा है। किसी कोई इंसान ऐसा है जिसको किसी को दुख पहुंचाने में मजा आता है, तो भाई वो एक गलत तरीके का मजा हो गया ना। मैं अगर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा हूँ, मैं अगर किसी एक की हंसी उड़ा रहा हूँ, उसकी, अगर वो गरीब है या फिर उसको शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, तो ये एक तरह का विकृत आनंद हो गया। इसी तरह लेकिन हम सब अगर आपस में एक हल्का फुल्का मजाक कर रहे हैं जिसमें किसी का भी हम दिल नहीं दुखा रहे हैं, तो ये एक सही तरह का आनंद है। इसको पूरी तरह से आध्यात्मिक आनंद कहा जा सकता है। तो मेरे दिमाग ने शराब से मिलने वाले आनंद को पकड़ के रख लिया। अब उसको तो बस चाहिए आनंद। तो ये 12 कदमों ने मुझे बताया कि भाई आनंद के तरीके को अगर आप चेंज करोगे, तो फिर वो दिमाग को तो आनंद का जितना डोज चाहिए वो मिल रहा है, तो फिर वो आपसे शराब क्यों मांगेगा। आप उसको, सोर्स जो है आनंद का, उस सोर्स को बदल दो। ये मुझे एक समझ में आया कि उस सोर्स को बदलने की आवश्यकता है। पर वो जो बदलने की आवश्यकता है ना, उसके पहले मुझे ये समझना पड़ा कि ये मेरे दिमाग ने इसको ऐसा पकड़ क्यों लिया था। ऐसा क्या हुआ पास्ट में, ऐसा क्या हुआ मेरी बीती हुई जिंदगी में, ऐसा क्या क्या घटा कि मेरे दिमाग ने इस गलत तरीके को पकड़ लिया। और क्यों ऐसा हुआ। भाई कोई इंसान क्रिमिनल है, तो माँ के पेट से तो वो क्रिमिनल नहीं पैदा हुआ था। तो ऐसे क्या हालात हुए, क्या वो किसी क्रिमिनल के घर में ही पैदा हुआ, या फिर वो अच्छे घर में पैदा हुआ था और बाद में ऐसे हालात हुए कि वो अपराधी बन गया। तो ये सब मुझे देखने की आवश्यकता थी। तो जब पहला दूसरा तीसरा ये करते करते जब मैं चौथे कदम पर आया ना, तो चौथे कदम में मुझे एक बड़ी आ, उसको महत्वपूर्ण कह लें या फिर एक नई तरह की बात कह लें या मजेदार बात कह लें, जो चाहे कह लें, पर वो एक मुझे बताई गई कि भाई इंसान की जो प्राकृतिक प्रवृत्तियां होती हैं, चाहे सेक्स की हो, सामाजिकता की हो, या आत्म सुरक्षा की हो, ये प्राकृतिक प्रवृत्तियां जो हर इंसान के अंदर है, कुदरत ने इसको दी है, ये सभी की तरह है, मेरे अंदर भी है। ये इंसान को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुदरत ने दी थी कि भाई अगर इंसान हर जगह पहलवानी करने लगेगा, दादागिरी करने लगेगा, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके अंदर डरने वाली चीज भी ईश्वर ने डाली कि भाई जहां पर अगर मुकाबला करके अगर आप अपने आप की सुरक्षा नहीं कर पाओ, वहां पर डर के कारण से आप अपनी सुरक्षा करो। जहां पर आप किसी से लड़ सकते हो, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आप बचाना चाहते हो अपने आप को, तो लड़ के या फिर उसके ऊपर हमला करके आप अपने आप को बचा सकते हो। आप एक सामाजिक प्राणी हो, आप अकेले नहीं रह सकते, चुपचाप सुनसान किसी निर्जन टापू पे इस तरह से नहीं रह सकते। इसलिए मैं सोसाइटी का हिस्सा बनता हूँ, मैं एक परिवार का हिस्सा बनता हूँ। बाद में मैं भले ही स्वार्थीपन में परिवार से अलग हो जाऊं, वो एक बात अलग है, लेकिन मैं किसी न किसी से जुड़ता जरूर हूँ। माँ बाप से अलग हो जाऊंगा तो पत्नी से जुड़ूंगा, अगर मान लीजिए पत्नी से भी दूर हो गया तो किसी दूसरी औरत से जुड़ूंगा।
किसी दोस्त से जुड़ूंगा, प्रेमिका से जुड़ूंगा, कुछ ना कहीं पर मेरा जुड़ाव होगा। ये सामाजिकता की प्रवृत्ति है। फिर सेक्स की प्रवृत्ति है मेरे अंदर, कि अगर वो सेक्स की प्रवृत्ति मेरे अंदर ईश्वर ने नहीं डाली होती तो फिर वो ह्यूमन जनरेशन आगे नहीं बढ़ती। तो पता मुझे ये चला कि जहां तक ये बेसिक थी, वहां तक तो सब कुछ ठीक था, कि हर चीज मेरे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और मेरी पीढ़ी जो है ना, इंसानी जनरेशन जो है, इसको आगे बढ़ाने के लिए थी। लेकिन समहाउ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं पैदाइशी एक इस तरह का अतिवादी इंसान हूँ कि मैं जिस भी चीज मैं उस ध्येय को पूरा करने गया, मैं उसकी अति करने लगा। कि जैसे सुरक्षा करने की जब बात आई, अपने आप की जब सुरक्षा की बात आई, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई हर कोई इंसान ही मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। या फिर अगर किसी इंसान ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की है तो ये भी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। किसी इंसान की बातों में ये लगा कि उसने मेरा अपमान किया है तो वो भी मुझे नुकसान की तरह लगने लगा। तो या तो मैं, मेरा जो रवैया है, या तो वो हमला करने का होने लगा या फिर बहुत ज्यादा डरने का होने लगा। और या फिर मेरा रवैया जो है मन ही मन उसके प्रति अपने अंदर गुस्सा पालने का हो गया। हम जिसको खुन्नस भी कह सकते हैं, रिसेंटमेंट। तो इस तरह से जो मेरी प्राकृतिक प्रवृत्तियां थी, जिस चीज को जितना करना था उससे भी कहीं ज्यादा मैं करने लगा, इसीलिए मेरे ऐसे हालात हो गए। अभी जैसे 2 मिनट के लिए मैं सड़क पर गाड़ी चला रहा हूँ और किसी ने मेरे ऊपर कुछ कमेंट किया, उसको लगा मैंने गलत तरीके से गाड़ी चलाई, इसलिए उसने मुझे कुछ कमेंट किया। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं गाड़ी रोक के मैंने पीछे मुंह करके वापस उसको मैंने गाली देके उस पर चिल्लाया, या फिर मैं गाड़ी पलटा के उसके पीछे ही भाग लिया। और फिर मैं उसको जाके कह रहा हूँ, क्यों बे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। तो यहाँ पर सीधे सीधे मैं मेरी प्राकृतिक प्रवृत्ति की अति कर रहा था, क्योंकि मुझे ये समझ में आना चाहिए था कि उसके बोल के चले जाने से मेरे अस्तित्व पर, मेरी जान, मेरे माल, मेरे जीवन को कोई खतरा नहीं हुआ था। मेरे पहाड़ जैसे ईगो को इतनी बड़ी ठेस लग गई कि इसने मुझे ऐसा बोलने की हिम्मत की कैसे, जबकि मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, ना वो मुझे जानता है। ये थी मेरी प्राकृतिक प्रवृत्ति की अति का एक उदाहरण। सेक्स की प्रवृत्ति मुझे इसलिए दी गई थी कि भाई जैसे मैंने अभी कहा कि वो इंसान की जो पीढ़ी है मैं उसको आगे बढ़ा पाऊं। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, मेरी भी वो जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं वो जिम्मेदारी को मान के मैं आलसी टट्टू होके ना बैठ जाऊं। तो इसलिए कुदरत ने एक इंसानों के अंदर और भी प्राणियों के अंदर ये सिस्टम डाला कि उस एक्टिविटी को करने में आ, बहुत ही अद्भुत आनंद आता है। लेकिन अब मैंने उस आनंद की प्राप्ति को ही अपना ध्येय बना लिया। तो भाई शराबी ने ये किया कि वो पत्नी के पहले कम से कम 10 पार्टनर्स के साथ उसके संबंध है, पत्नी आने के बाद भी संबंध है, क्योंकि उसने उस आनंद की प्राप्ति को ही अपना ध्येय बना लिया। हर आनंद को बैलेंस में हासिल करना और प्राकृतिक प्रवृत्तियों को सिर्फ उतनी ही संतुष्टि में पूरा करना जितनी की आवश्यकता है। दरअसल मुझे करने की आवश्यकता ये थी, लेकिन यहीं पर बस मैंने गड़बड़ की। अब हुआ ये कि इसके साथ में, अब मुझे तो नहीं पता था कि बचपन से मतलब पैदा होते से ही मेरे अंदर फिजिकल एलर्जी नाम की भी कोई चीज है। तो जब वो मैंने शराब पी तो उसमें एक अद्भुत तरह का आनंद था। दुनिया में और भी हजारों चीजें हैं खाने पीने की, तब में इस तरह का आनंद नहीं होता कि मैं उसको बार बार दोबारा करने की इच्छा रखूं। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कहा है ना, बिग बुक में पढ़ते हैं हम, कि भाई कुछ स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं कि उनको शराब पीने में एक विशेष ही तरह का आनंद आ जाता है और वो बार बार उस आनंद को लेना चाहते हैं। बस यही मेरे साथ हुआ कि मैं बार बार उसको ले लेता गया, और शराब में डोपामाइन जो मुझे शराब से मिला, वो बाकी जिन गतिविधियों से जितना मिलता है उससे कई गुना ज्यादा मुझे मिला शराब से, इसलिए। और वो डोपामिन का एक बहुत ही आसान सा सोर्स मुझे मिला। डोपामिन वो मेरे शरीर के अंदर बनने वाले न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो मेरा ब्रेन बनाता है। मुझे अलग अलग परिस्थितियों में कितना आनंद मिल रहा है इसका मुझे आभास कराता है। तो शराब से मिलने वाला जो आनंद, नॉर्मली जो मुझे आनंद मिलता उसके कंपैरिजन में शराब से मिलने वाला डोपामिन कई गुना ज्यादा था। इसलिए मैं बार बार शराब की तरफ जाने लगा। अतिवादी मैं शुरू से ही था, इसलिए मैं उसको कभी बैलेंस में नहीं कर पाया। और फिर इसीलिए धीरे धीरे जो है शराब के ऊपर मेरी निर्भरता बन गई। तो भाई ये चौथे कदम में ना ये समझ में आया कि ये मुझसे करने को कहा क्यों जा रहा है।
भाई क्यों यार, क्यों? ठीक है ना, मैंने एक स्पॉन्सर लिया है, वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन क्यों मैं अपना कच्चा चिट्ठा उनके सामने खोलूं? तब दरअसल बात यह आई कि भाई ये जो अतिवादिता की समस्या है, ये जो प्राकृतिक प्रवृत्तियों की आपने अति की है, अगर ये आपको खुद को समझ में आ जाता तो फिर अब तक आप इसको ठीक कर चुके होते, पहले दूसरे तीसरे कदम में। तो इसका मतलब कि आपको ये खुद ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक सेकंड ओपिनियन चाहिए। अब फिर सवाल आता है ईश्वर का। लेकिन फिर अब ईश्वर की बात यह है ना कि ईश्वर को तो मैं बचपन से बुद्धू बनाता आ रहा हूँ। ईश्वर के हाथ तो रोज जोड़ता हूँ, मंदिर भी चला जाता हूँ, अगर मैं आस्तिक हूं तो वहां तो मैं बड़े आराम से ईश्वर मेरे लिए ये कर देना वो कर देना, फैमिली दोस्त सोसाइटी वाले कोई भी उनके साथ में पहाड़ों पे इधर उधर बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पे भी चला गया मैं, व्रत उपवास भी रख लिए मैंने, सब कुछ कर लिया, बड़ा अपने आप को धार्मिक बता दिया। तो मैं ईश्वर को मानता था, ईश्वर की नहीं मानता था। तो इसलिए ईश्वर और मुझे किसी अन्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में के साथ में ये चीज को करना जरूरी था। तो इसीलिए मुझसे कहा गया कि भाई आप अपने बारे में खुद लिखिए। ये जो अपने बारे में आप लिखेंगे, अपने चरित्र दोषों के बारे में, आपने जहां जहां पर प्राकृतिक प्रवृत्तियों की अति की है उसके बारे में आप लिखिए। लेकिन अब उसके बारे में कैसे लिखेंगे? तो एक तो वो तरीका था, मुझे याद आता है जब मैं 90 दिन के लिए रिहैब में था, तो वहां पे वो काउंसलर ने कहा था कि भाई अपने बारे में लिखो। और मुझे किसी ने बोल दिया कि यार विवेक भाई, ऐसे लिखना कि अपने बारे में खूब गंदा गंदा लिख देना। जितना गंदा लिखोगे ना, ये मान लेंगे कि आपने उतनी ईमानदारी से लिखा है और उतनी जल्दी आपको यहाँ से मुक्ति मिलेगी। और मैंने भी भाई उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी जो गंदी चीजें मैंने की ही नहीं थी। तो वो मतलब जो गलतियां मैंने की ही नहीं थी मैंने वो भी उसमें लिख दी। तो यहाँ पर वो बात नहीं थी अब, है ना। यहाँ पर लिखने के लिए कार्यक्रम के फाउंडर ने मुझे एक तरीका बताया कि भाई साहब आप इस तरह से इसको लिखिए कि अंदर तक खोजबीन करके ना बिल्कुल अंदर से एक एक बात निकल के बाहर आ पाए, है ना। इसीलिए चौथे कदम का जो टेक्स्ट है ना, वो ही है कि हमने अपनी निडर होकर अपनी एक नैतिक खोजबीन की, है ना, अपनी खुद की। आई मेड अ सर्चिंग एंड fearless moral inventory of ourselves। तो मैंने अपने ही बारे में खोद खोद के अंदर से चीजें निकाली, उन घटनाओं को याद किया कि यार हाँ, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया यार, कितनी कितनी चीजों को मैंने नजरअंदाज कर दिया था, कहाँ कहाँ मैंने अति की थी। अब मान लीजिए अगर मेरे बचपन के दोस्त कभी मेरे साथ बैठे हैं, जो पहली दूसरी या पांचवी क्लास से मेरे साथ हैं, और बहुत लंबा समय उनके साथ मेरा बीता है, और आज हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि हमारे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, आज अगर वो मुझे मेरी गलतियां बताएं, तो हो सकता है कि बहुत सारी गलतियों के लिए मैं बोलूँ नहीं मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ मैं सोचने पर मजबूर तो हो जाऊंगा। हाँ यार, ऐसा किया तो था, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कभी अपने किसी दोस्त को ऐसा बोल दिया था, उसने मुझे पलट के कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं तो इस घटना को भूल ही गया। आज मुझे पता चल रहा है कि उस दोस्त का दिल कितना दुखा था। तो ऐसी ही बातें ना मुझे अपने अंदर से खोज के खुद निकालनी है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे कोई दोस्त नहीं बैठेगा मेरे सामने, ये मुझे अपने आप ही निकालनी है। तो भाई अपने आप में तब निकाल पाऊंगा जब मेरे अंदर पूर्ण ईमानदारी होगी, रिगोरस ऑनेस्टी। तो फिर मुझे बताया गया है कि भाई साहब आपको कैसे निकालनी है, कि आप कुछ अ, बातों पर ध्यान दीजिए कि किन किन से आपको खुन्नस है। एक लिस्ट आप खुन्नस की बना बना लीजिए, रिसेंटमेंट्स की लिस्ट। देन फिर आपके अगले लिस्ट आपके डर क्या हैं, फिर किन चीजों से आपको डर है, शुरू से लिखिए कि किन चीजों से आपको डर लगा था। फिर आप ये लिखिए कि किन लोगों को आपने नुकसान पहुंचाया था, और फैक्चुअली आपने किन लोगों का को आपने मिस यूज किया या फिर आपने एब्यूज किया, नुकसान पहुंचाया आपने उनको। तो अब ये था कि मेरे दिमाग में आया कि यार ये लिखने से क्या हो जाएगा। अच्छा, इससे ऐसा होगा कि क्या इससे ऐसा होगा कि मैं उन घटनाओं को पुनः याद करूंगा, तो उनके ऊपर मेरा एक बार ध्यान फिर से जाएगा। तब मुझे बताया गया है कि आप इसको लिखिए, तब आपसे बात करेंगे। तो अभी वो कैसे लिखते हैं क्या करते हैं मैं इस चीज पे अभी नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इस समय भी हमारे पास में इतना नहीं है। लेकिन एज वी ऑल नो कि चौथे कदम में हम इन्वेंटरी जिस तरह से बनाते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल
डिसमेंटमेंट की इन्वेंट्री, कि भाई उस व्यक्ति का नाम जिससे मुझे खुन्नस थी, वो घटना की क्या हुआ, और इसमें उस व्यक्ति के कारण से मेरे अंदर क्या टूट गया या मेरे अंदर क्या आहत हुआ, है ना, मैं ये लिखूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये मैं जब पूरी इन्वेंट्री लिख लूंगा ना अपनी, अपना जो पूरा ये कच्चा चिट्ठा बना लूंगा, उसके बाद में एक चौथा कॉलम आएगा इस खुन्नस की इन्वेंट्री में, कि वहां पर मैं क्या कर सकता था इस खुन्नस से बचने के लिए। अभी जैसे तब वो उस चौथे कॉलम में मुझे ये समझ में आया कि यार अच्छा, मैं मुझसे क्यों कहा गया जब मैं ए में आया था कि आप सिर्फ शराब पर ही नहीं, लोगों, जगहों और परिस्थितियों पर भी शक्तिहीन हो। अभी जैसे उदाहरण के लिए मैं छोटा था, मैं एक बार किराने की दुकान पर गया और उसको मैंने कहा, वो जो सुपारी आती है मीठी सुपारी, तो मैं माँ बाप की चोरी से वो मीठी सुपारी खाना चाह रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं दुकानदार के पास गया, मैंने बड़ा भोला सा मुंह बना के बोला कि भैया मुझे मीठी सुपारी दे दो। दुकानदार मुझे पहचानता था, उसने मुझे बोला यहाँ से भाग जाओ, नहीं दूंगा, पैसे दो पहले। मैंने बोला पैसे तो नहीं है, तो उसने बोला फिर यहाँ से भाग जाओ। अब दुकानदार ने गुस्से में मुझे डांटते हुए ये कह दिया कि साला भिखारी कहीं का। ये शब्द सुन के मेरे तन बदन में आग लग गई कि मुझे इसने ऐसा कैसे बोला। तो उसका नाम मेरी खुन्नस की लिस्ट में आ गया। अब इस लिस्ट में ना बड़े आराम से मैंने लिख दिया कि भाई किराने की दुकान वाला क्या हुआ था, उसने मुझे ऐसे शब्द बोले थे। तीसरे कॉलम में इससे मेरा क्या आहत हुआ, मेरा स्वाभिमान आहत हुआ, और मुझे माता पिता पर भी खुन्नस आई, क्यों ये मुझे पैसे नहीं देते। चौथा कॉलम जो था ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, कि ऐसा मैं क्या कर सकता था जिससे ये खुन्नस मेरे अंदर आती ही नहीं। तो मुझे ना यहाँ पर ये समझ में आया कि यार, मैं अगर इस चीज को स्वीकार कर लेता कि यार गलती तो मेरी ही थी, बिना पैसे के सामान कौन देना चाहेगा बच्चे को, एक चीज। दूसरी चीज, मैं ये भी सोच सकता था कि यार ये जो किराने की दुकान वाला है, शायद ये एक बदतमीज सा इंसान है, शायद एक कम पढ़ा लिखा इंसान है, शायद इसके मन में दया नहीं है बच्चों के प्रति, तो ये इसकी समस्या है, मैं इसमें क्यों बुरा मानूं, मैं इसमें क्यों खुन्नस पाल के बैठूं। तो ये दोनों ही बातें थी, मैं अपनी गलती देख सकता था, और साथ ही मैं उसको माफ करने के लिए और अपने मन को मैला होने से बचाने के लिए ये सोच सकता था कि ये अज्ञानी है, ये एक अच्छा इंसान नहीं है, विनम्रता जरा भी नहीं है इसमें, है ना। तो ये वो चीज थी कि जो मुझसे कहा गया कि भाई आपको इंस्टेड आपको ये करना चाहिए था। तो ये ना मुझे उस तब ये पहली बार समझ में आया कि यार, क्यों मुझसे कहा जा रहा है कि किसी भी गलती का को पूरा होने में हमेशा 100% लगता है। तो अगर सामने वाले ने 90% गलती की है, तो उस गलती का आपको पूरा नुकसान तभी होगा जब आप अपनी तरफ का भी 10% मिलाओगे उसमें। अगर आप अपनी तरफ से वो 10% नहीं मिलाओगे, तो उस गलती से उतना बड़ा नुकसान होने से शायद बच जाएगा। हो सकता है नुकसान हो, लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा। ताली दो हाथ से बचती है, ये वो वाली बात थी। लेकिन मैं उस समय तक किस आधार पे चलता था कि भाई ज्यादा गलती किसकी है, तो ज्यादा गलती तो वो दुकानदार की है। मैं सड़क पर गाड़ी चला रहा हूँ, गलती से गाड़ियों की टक्कर हो गई, ना सामने वाले की गलती थी ना मेरी गलती थी, उसने उठा के मुझे गाली दे दी। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उसको एक चांटा मार दिया। मेरे पास बहुत अच्छा एक्सक्यूज है कि उसने मुझे गाली दी। मैं कभी ये नहीं सोच पाता कि उसने अगर मुझे गाली दी है तो मैं बिना चांटा मारे भी रुक सकता था। मैंने अपना हिस्सा पूरा पूरा उसमें मिलाया, इसलिए वो बात जो है वो इतनी बढ़ गई और पुलिस तक पहुंच गई। अब वो और मैं दोनों पुलिस थाने में बैठे हैं और वहां से छूटने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक चीज मुझे समझ में आई कि ऐसी ही छोटी छोटी कुछ बड़ी बड़ी ढेर सारी ऐसी बातें हैं जिन्होंने मुझे एक अलग ही तरह का इंसान बना दिया है यार। इनके ऊपर ना मैंने कभी एक अलग नजरिए से सोचा ही नहीं, तो एक अलग नजरिए से इनके ऊपर सोचना बहुत ज्यादा आवश्यक था। अच्छा, फिर एक दिमाग में ये प्रश्न आता था कि भैया ये सारा का सारा आप आध्यात्म मेरे ऊपर ही क्यों लाद रहे हो। इस तरह तो दुनिया में मतलब आप मुझे बिल्कुल साधु बना के छोड़ोगे, दुनिया मुझे तल के खा जाएगी। तो तब ना वो 12 एंड 12 ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई। 12 कदम और 12 परंपराएं किताब जो है हमारी, उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये चरित्र दोष सिर्फ आप ही में भरे हुए हैं।
ये दुनिया के 99.99% लोगों में है। तो लेकिन अब ये तो वो बात हो गई कि भाई अगर डायबिटीज की बीमारी मुझे है तो मुझे तो लड्डू से दूर रहना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि वो फलाना आदमी है, वो साला मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा है, वो तो आधा किलो लड्डू खा जाता है, मुझ मुझ पर ही अत्याचार क्यों हो रहा है। नहीं भैया, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ये सब करने के बाद में मुझे मिलेगा क्या, तो ये सब करने के बाद में ना, वो जो आकर्षण था मेरे अंदर शराब के प्रति, एक तो वो दूर होगा, और दूसरा मेरे पास में आनंद की एक अलग ही नई परिभाषा आएगी। ये जो मुझे अभी लग रहा है कि मैं क्यों इतनी तकलीफ झेलूं, मैं क्यों इतना अच्छा बनूं, मुझे ही ये क्यों करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो वाली चीज मेरे अंदर से गायब हो जाएगी। मैं अपने इस नए स्वरूप को पसंद करने लग जाऊंगा। तो ये जब मैं करने लगता हूँ और मैं जब इसको ईमानदारी से करता हूँ, और जब मैं 5वें कदम में ईश्वर, स्वयं और अपने इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से इसको शेयर करता हूँ ना, और उस व्यक्ति से भी मुझे फिर एक सेकंड ओपिनियन मिलता है। क्योंकि यहाँ तक तो क्या है कि सिर्फ मैंने ही सोच सोच के इसको लिखा है एक अलग नजरिए से। तो ये जो अलग नजरिया है, ये मुझे पहला, दूसरा और तीसरा कदम अ, कर लेने से मिला। भाई इसीलिए तो मैं सीधे चौथा कदम नहीं लिख सकता हूँ। कई बार शायद मेरे जैसे शराबी को ये लगे कि अरे मैं तो रिहैब में था, वहां भी उन्होंने लिखवाया था। भले ही मैं अंदर से जानता हूँ कि वहां मैंने सिर्फ कागज काले ही किए थे, फॉर्मेलिटी ही की थी कि जल्दी से जल्दी ये पन्ने लिख के इनके सर पे मर दो ताकि यहाँ से मुक्ति मिले। और अब मैं कह रहा हूँ स्पॉन्सर को मुझे सीधे चौथा कदम करा दीजिए, तो वो नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि मेरे अंदर वो अलग नजरिया आ ही नहीं पाएगा जब तक पहला, दूसरा, तीसरा कदम मेरा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो मैं उस अलग नजरिए से वो चौथा कॉलम जो है वो लिख ही नहीं पाऊंगा। और फिर इसके बाद में मैं जब 5वें कदम में उसको स्पॉन्सर से शेयर करता हूँ ना, तो उनका एक मेरे को एक अलग ओपिनियन मिलता है, क्योंकि वो इंसान ही अलग है। लेकिन वो इंसान भी मेरे जैसा शराबी है, उसकी समस्याएं काफी कुछ मुझसे मिलती जुलती हैं। और जो ये 12 कदमों के रास्ते पर मैं अब चल पड़ा हूँ, इस रास्ते पर वो पहले चल चुके हैं। तो उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि शराबी का कहाँ कहाँ पर डिनायल आएगा, कहाँ कहाँ पर उसका ईगो आसमान छूने लगेगा, कहाँ कहाँ पर वो अनहेल्दी फियर से घिर जाएगा। तो ये तो बात थी रिसेंटमेंट की। फिर जब फियर्स की बात आती है, तो कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में ना मुझे कभी ठीक से यही समझ में नहीं आया कि यार कुछ भी मान लीजिए कि कोई इंसान कार चला रहा है और मैं बगल में बैठा हूँ। तो मैं अगर जैसे मेरी बात करूं, मेरे मन में हमेशा से ये डर था कि ये कहीं गाड़ी को ठोक तो नहीं देगा। हाईवे पर है और अगर कोई और गाड़ी चला रहा है, मैं साइड में बैठा हूं, तो मैं सुख शांति चैन से बैठ ही नहीं पाता था। उस फियर के बारे में है जब मैंने डिटेल में लिखा कि वो फियर बचपन से कहाँ से आया था, तो वो फियर के बारे में मुझे ये पता चला कि दरअसल बचपन से कहीं कोई ऐसी घटना मेरे साथ नहीं हुई कि कोई गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया। दरअसल ये फियर मेरे अंदर ऐसा आया कि जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा, तो मुझे गाड़ी को तेज चलाना, उल्टी डायरेक्शन में चलाना, मतलब रॉन्ग साइड में चलाना, ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना, ये सब करने में मुझे गजब का विकृत आनंद आता था। लेकिन ईश्वर की कृपा से कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ। और लोग मेरी तारीफ भी करते थे, अरे वाह क्या गाड़ी चलाता है यार। लोग जिस रास्ते को 3 घंटे में तय करते हैं, ये साला 2 घंटे में गाड़ी लगा देता है। ये सुन सुन के मेरे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस ने जन्म ले लिया। मुझे ये लगने लगा कि मुझसे अच्छी गाड़ी कोई चला ही नहीं सकता है। तो ये जो बेकार का डर है ना, ये मेरे अंदर इसलिए आ गया कि अब कोई और गाड़ी चला रहा है तो मैं शांति से बैठ ही नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने तो ये मान रखा है मुझसे अच्छी गाड़ी किसी को चलाना आता ही नहीं है। तो ऐसे कई सारे फियर्स, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ये कई सारे जो इस तरह के फियर है ना, इसका मुझे ये समझ में आया, जो कि बिग बुक में भी इसका जिक्र मिलता है कि स्वयं के ऊपर अत्यधिक निर्भरता, अपने आप को सर्वे सर्वा, सबसे ज्यादा महान समझना, इस कारण से भी मुझे ये डर लगते हैं। अभी मैंने किसी एग्जाम की तैयारी पूरी मेहनत से की है, महीनों तक रात रात भर जाग के, एक दिन में 12 12 14 14 घंटे पढ़ाई करके मैंने उस परीक्षा की तैयारी की है। अब मुझे परीक्षा का समय है दोपहर को 12 बजे, मुझे सुबह 6 बजे से ये डर लग रहा है, बल्कि एक दिन पहले से ही ये डर लग रहा है
यार परीक्षा देने जाऊंगा, कहीं बीच में अचानक से मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा? यार कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोई रैली वैली नेता की कोई या कोई धार्मिक जुलूस निकलेगा तो उसके कारण पुलिस रास्ते वगैरह बंद कर देगी, तो मेरा रास्ता लंबा हो जाएगा, मैं पहुंचने में बहुत लेट हो जाऊंगा। ये इस तरह के फियर्स। क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, मेहनत करना, ये मेरे वश में था, तो वो मैंने की। सड़क पर गाड़ी तरीके से चलाना, सही तरीके से जाना, ये भी मेरे वश में है। लेकिन कोई एक्सीडेंट हो जाएगा उसके बाद भी, ये मेरे वश में नहीं है। अचानक से किसी नेता की रैली या कोई धार्मिक जो जुलूस निकलना, ये मेरे वश में नहीं है। तो जो मेरे वश में नहीं है ना, उसको मैं ईश्वर पे छोड़ने की मुझे आदत ही नहीं है। क्योंकि मैं तो अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझता हूँ। मैंने कभी ईश्वर को क्रेडिट ही नहीं दिया उसका। चिल्लाता जरूर हूँ, हे भगवान हे भगवान, अरे वाह भगवान की कृपा हो गई। वो सिर्फ इसलिए मैं ऐसा बोल देता हूँ कि कहीं लोगों को ये ना लगे कि मुझे घमंड हो गया है। जबकि अंदर से घमंड ही है मेरे अंदर। मैं ऊपर से बस ईश्वर ईश्वर बोलता हूँ, लेकिन अंदर से ना मैं हर चीज के लिए अपने आप को ही शक्तिवान मानता हूँ। तो इसीलिए जहां पर क्लियर ये समझ में आ रहा है कि ये करना तो मेरे बस में है ही नहीं, वहां पर मुझे डर लगने लगता है ना। तो हम जिसको लिटरेचर में कहा गया है सेल्फ रिलायंस। तो इस तरह के हेल्दी फियर, अनहेल्दी फियर बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद में आता है हार्म, कि मैंने दूसरों को कितना नुकसान पहुंचाया है। तो जब मैं अपने बारे में लिखने बैठता हूँ तो मुझे ये लगता है कि यार कहाँ मैंने किसी को इतना नुकसान पहुंचा। हाँ ठीक है, कुछ नाम आएंगे, कुछ नाम मेरी लिस्ट में आएंगे कि मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन यार लोगों को जितना पहुंचा उससे ज्यादा तो लोगों ने मुझे पहुंचाया है। तो फिर मैं कैसे लिखूं? तो भाई फिर स्पॉन्सर मुझे बताते हैं कि भाई 99% किसी घटना में गलती सामने वाले की थी। आप तो इस हिसाब से सोचो कि क्या 1% आपकी थी? क्या आप उसमें कुछ ऐसा कर सकते थे जो आपने नहीं किया? या कुछ ऐसा था जो आपको, जो आप करने से बच सकते थे, लेकिन फिर भी आपने कर डाला, क्योंकि आपका दिमाग ही कह रहा था कि ज्यादा गलती तो सामने वाले की है। ये तो एक बात हुई। इसके अलावा कई जगह ऐसी हैं कि जहां पे आपने अपने शब्दों से या फिर आपके एक्शन से आपने किसी को ऐसा दुख पहुंचाया कि जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चला कि आपने सामने वाले को नुकसान पहुंचा दिया। जैसे है, मैं अगर मेरी बात बताऊं तो मेरी आदत थी, वो ट्रैफिक सिग्नल पे जो पुलिस वाला खड़ा होता था, मुझे पता नहीं क्यों उससे बड़ी खुन्नस थी। तो कई बार मैं वहां से बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए निकलता था और गाड़ी का कांच खोल के उसको चिल्ला के कहता था, अबे ठुल्ले तेरी ऐसी की तैसी। ये पूर्णतः मूर्खता थी और दिमागी दिवालियापन था, और विकृत आनंद का बड़ा शानदार एग्जाम्पल था कि वो पुलिस वाले को मेरी आवाज नहीं आएगी, शायद वो भीड़ भाड़ में मेरी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाएगा। जब तक उसका ध्यान जाएगा तब तक तो मैं भाग जाऊंगा। शायद कभी उसको आवाज आई भी होगी। वो चौराहे पे खड़ा होकर अपनी ड्यूटी पूरी करता है। या फिर कभी किसी स्कूल के टीचर को मैंने किसी भी तरह से सताया हो। जो हमारे स्कूल के टीचर थे तो हम उनके वो कुछ शरारती बच्चे मिलके हम कभी उनके टू व्हीलर की हवा निकाल रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हम अगर टाइम से होमवर्क करके नहीं ला रहे हैं तो वो हमको डांट रहे हैं। मतलब वो अपना काम पूरी तरह से ठीक से कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमको खुन्नस आ रही है कि हमको डांटा क्यों। इन सब के बाद में परिवार में मुझे ये लगता था कि भाई मैं अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। मैं उनके लिए सब कुछ, मैं बिल्कुल हर चीज उनको ला कर थाली में परोस के देता हूँ। मेरा कभी इस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया यार कि मैं पूरी तरह से एक दबंग इंसान, मैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। शॉपिंग पर जाना है कि नहीं ये मैं तय करता हूँ। मूवी कौन सी देखने के लिए जाएंगे ये मैं तय करता हूँ। और फिर मैं कहता हूँ कि देखो मैं अपने परिवार को शॉपिंग कराता हूँ, मूवी लेके जाता हूँ। मैं उनको मूवी लेके जाता हूँ, वहां पे कोई जान पहचान वाला मिल जाता है तो मैं उसके साथ ही बातचीत करने में लग जाता हूँ। बाजार में जब हम कहीं घूमते हैं, बीच में मेरा फोन बज जाता है, मैं आधा आधा घंटा फोन फोन पे लगा रहता हूँ। और ए में आने के बाद तो मेरा ये पागलपन और भी ऊपर आ जाता है। अब तो मैं सोबर हूँ, अब तो मैं अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ा हूँ। पत्नी बोलती है प्लीज ना फोन रख दो ना, बड़ी मुश्किल से तो अपन घूमने आ पाते नहीं। मैं तो ए मेंबर से बात कर रहा हूँ, न्यू कमर है, उसको मेरी मदद की आवश्यकता है। जबकि मुझे साफ साफ बताया गया है भाई साहब, खुद की सोबराइटी सबसे पहले, उसके बाद में फैमिली।
तो मैं थोड़ी देर उस इंसान से बात करके उसको ये भी कह सकता हूँ कि यार अभी मैं परिवार के साथ में हूं, मैं आपको किसी दूसरे का भी नंबर दे सकता हूँ। तो मैं उसको किसी दूसरे ए मेंबर का नंबर दे सकता हूँ। उस दूसरे ए मेंबर को भी फोन करके बोल सकता हूँ कि यार एक न्यू कमर का फोन है, थोड़ा यार इस नंबर पे कॉल कर लो, मैं अभी परिवार के साथ में बड़ा महत्वपूर्ण और आनंद का समय बिता रहा हूँ। लेकिन नहीं, मैं वो अपनी वाली चलाने लग जाता हूँ ना। तो ये मुझे एक एक चीज ना, जब मेरा नजरिया बदलता है तो मुझे ये समझ में आता है कि नहीं यार, ये भी मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया था। मैं उस चीज को कभी समझ ही नहीं पाया। मुझे तो ये गलत फहमी हो रही कि मैं बहुत बड़ा 12वें कदम का महान काम कर रहा हूँ। उसके पीछे मैंने अपने परिवार को फिर से कितना दुख पहुंचा दिया ये मैंने देखा ही नहीं। बेचारे परिवार को लग रहा है यार ये शराबी पहले भी हमारे किसी काम का नहीं था, घर में आड़ा पड़ा रहता था या फिर घर से गायब रहता था। अभी ये सामने है, हाड़ मास के पुतले जैसा दिख रहा है, लेकिन ये अभी भी दिमागी रूप से हमसे दूर ही है। और अब तो अगर हम इसको कुछ बोलते हैं तो ये हमको काटने को दौड़ता है कि शराब से तो मैं दूर हूँ, अब मुझे एक ही सर्विस भी नहीं करने दोगे क्या? समझने को तैयार ही नहीं है ये, क्योंकि ना मेरी समझ वहां तक पहुंची ही नहीं। तो वो पहले दूसरे तीसरे कदम का में जो मेरा थोड़ा बहुत नजरिया में परिवर्तन आया है, उसमें जो विकास आया है वो, प्लस चौथे कदम में लिखने के बाद जो मुझे आभास होंगे वो, और जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ इसको डिस्कस करूँ, है ना। इसीलिए कई ए मेंबर्स को कहते हुए हम सुनते हैं कि भाई पांचवें कदम के बाद उनको ऐसा लगा कि वो उन्होंने एकदम से आजादी महसूस की। लिटरेचर में भी इस चीज का जिक्र है। वो आजादी सी, थोड़ा सा एक अच्छी सी फीलिंग वो लगती ही इसलिए है क्योंकि हमने चीजों को कभी किसी अलग नजरिए से देखा ही नहीं था। वो घिसा पिटा एक ही नजरिया था, तो फिर कुछ नयापन लगेगा कैसे? तो फिर आती है सेक्स वाली इन्वेंटरी कि भाई मैंने अपने सेक्सुअल कंडक्ट से किसको क्या नुकसान पहुंचा दिया या फिर मैंने क्या किया। तो भाई बड़ी सीधी सीधी सी बात है, मैंने अगर किसी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ में ऐसी कोई चीज की तो वो तो एक तरह की गलती है ही। लेकिन ये जो सेक्सुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, इससे किसी और को अगर मैंने भावनात्मक चोट पहुंचाई है, कि मेरी पत्नी है और उसके पत्नी के साथ होते हुए मैंने किसी और को और के साथ में मैंने संबंध बनाया, जैसे बिग बुक में भी एग्जांपल है ना। तो भाई उस जिस स्त्री के साथ बनाया मैंने, उसके पति के साथ भी धोखा किया और मेरी पत्नी के साथ भी। तो मुझे इनका भी नाम उसमें लिखना है कि हाँ भाई मैंने इनको भी धोखा पहुंचाया। साथ ही साथ में जिसके साथ मैंने संबंध बनाया, भले ही से उसकी सहमति से बनाया, लेकिन मैंने उसको भी खतरे में डाल दिया, उसके परिवार को, उसकी इज्जत को और उसकी मन की शांति को। मेरे लिए ये लिखना इसलिए जरूरी है कि भाई बिग बुक ने भले ही कहा है कि मुझे संत नहीं बनना है, लेकिन मेरे लिए ये लिखना इसलिए जरूरी है कि ये जो हरकत मैंने की थी ना, या तो मैंने ये वासना के लिए की थी, या फिर ये मैंने अपनी ईगो के लिए की थी, या फिर मुझे इस तरह का चोरी छुपे ये करने में एक अलग ही तरह का आनंद आता है, विकृत आनंद आता है। तो मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ कहाँ से विकृत आनंद के सोर्स हैं, मेरे कौन कौन से सोर्स हैं मेरे। इन सब सोर्सेस को बंद करना पड़ेगा यार। समझ लो कि मैं एक पानी की टंकी हूँ, ए में आया तो वो पानी की टंकी में पहले से ही पानी भरा था, वो गंदा पानी निकाल के मैं खत्म करना चाहता हूँ ताकि उसमें साफ पानी भरा है। क्योंकि सीधे उसमें मैं साफ पानी भरने लगता हूँ तो पता नहीं कितने समय बाद में वो पानी एकदम जीरो बैक्टीरिया बनेगा। क्योंकि मैं साफ पानी भरता जाऊंगा, टंकी ओवरफ्लो होने लगेगी। लेकिन फिर भी जब वो ओवरफ्लो होगी तो साफ पानी और गंदा पानी एक ही स्पीड में ओवरफ्लो होंगे, तो उसको जीरो बैक्टीरिया होने में पता नहीं कितना समय लगेगा। तो इसलिए यार ये जो जिन सोर्सेस थे ना, उस टंकी में कई तरह के नलों से पानी आ रहा है। तो जो नल ऐसे हैं, जो गलत सोर्स हैं जहां से गंदा पानी आ रहा है, उनको मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेरे आइडेंटिफिकेशन ही पुअर है अभी, क्योंकि वो सारे नल एक जैसे हैं। मुझे समझ में नहीं आते कि इसमें से अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। पानी का कलर सब में एक जैसा है, पानी तो कलरलेस होता है, वो सब में से कलरलेस पानी आ रहा है। दिख थोड़ी रहा है मुझे कि कौन सा बैक्टीरिया वाला है और कौन सा जीरो बैक्टीरिया है। तो उन नलों को मेरे को बंद पहले करना पड़ेगा यार। वो मुझे ये यहाँ से समझ में आता है। उसके लिए ना मुझे यहाँ पर आने की आवश्यकता थी। तो ये जो चौथा कदम है ना, ये मेरे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं हर चीज को एक अलग नजरिए से देख के समझ पाता हूँ, लिख पाता हूँ। अदरवाइज मुझसे तो कहा ही गया है ना
कि इसको लिखने के बाद में इसको मुझे सिंपली फाड़ के फेंकना ही है। मुझे कोई ये नहीं करना है कि इसकी एक पोथी बना के गले में टांगना है, या फिर इसको मुझे कहीं पर बचा के रखना है। इसका सिर्फ काम ही ये है कि चीजें एक बार पूरी तरह से मेरे सामने आए। मैं एक छोटा सा इसके लिए एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब रिहैब में था, तो एक बार वहां पर एक काउंसलर ने बोला कि चलो एक दिन, सब लोग ऐसा बोले, तुम सब लोगों के मुंह लटके हुए रहते हैं, तुम सब लोग बस यही सोच रहे हो कि कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे। तो तुम लोगों को कभी ये लगता है कि तुमने कितनी गलतियां की है? तो भाई हम सारे जो शराबी थे, सबने बड़ी जोर से हाँ मिला, हाँ हाँ हाँ, हमको बहुत लगता है, बहुत लगता है। उन्होंने बोला नहीं लगता है। सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेन उठाओ और उसमें जोड़ो कि तुमने आज तक कितने पैसे की शराब पी, हिसाब लगाओ। सभी तरह के लोग थे। लोअर मिडिल क्लास लोग भी थे, मिडिल क्लास लोग भी थे, हाई क्लास लोग भी थे। सब तरह के लोग थे। सबने अपना अपना हिसाब लगाया। वहां पर तकरीबन 40 शराबी थे। यार मेरे ख्याल से 40 में से मुझे तो नहीं लगता कि एक भी शराबी ऐसा नहीं था जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सबको लग रहा था बाप रे बाप, हमने इतने की शराब पी ली। और एक इंसान जिसका मैं यहाँ पे जिक्र जरूर करूंगा, वो इंसान यार, वो इंसान ना, वो था वो, पता नहीं उसका काम क्या था, ये तो मैं भूल गया। लेकिन वो इंसान गरीब था। मतलब कि महीने का वो शायद 10-15 हजार रुपए ही कमाता था। और उसके ऊपर काफी कर्जा भी था। उस इंसान ने जब अपना हिसाब जोड़ा तो वो तकरीबन 15 लाख रुपए था। अब बताइए, जो इंसान इतना भी नहीं कमा पा रहा था कि उसका घर का खर्चा चल पाए, वो तकरीबन 15 लाख रुपए की शराब पी चुका था। और जिस दिन वो हिसाब लगा था ना, उसके कुछ समय पहले तक वो हम सब लोगों से कई बार इस चीज को शेयर कर चुका था कि अरे, मुझे अपना घर खरीदना है, मुझे अपना घर खरीदना है, मुझे सरकार से कहीं से कोई सस्ते ब्याज पे लोन मिल जाए, कहीं से मुझे थोड़ी सी मदद हो जाए। मेरा भाई जो है वो मेरी संपत्ति में मेरा हिस्सा खा गया, अगर मुझे 5 लाख रुपए भी कहीं से मिल जाए तो फिर मैं धीरे धीरे कर दूंगा। मतलब कि उसको जो घर बनाना था ना, वो 15 लाख रुपए से भी कम में उसका घर बन जाता। उस समय की बात है, 2019 की। और जब उसको पता चला कि यार इतने की तो मैं शराब पी चुका हूँ, अगले 2-3 दिन उसके मुंह से बिल्कुल मतलब स्माइल गायब हो चुकी थी। वो सोचने के लिए मजबूर हो गया कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो द पॉइंट इज कि चीजों को, और ये बड़ी सिंपल सी बात थी, इसका हिसाब कोई भी लगा सकता था। मतलब काफी बच्चों जैसी बात थी, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी कि इसको समझना जो है उसके लिए इतना मुश्किल होता। लेकिन क्या है ना कि उसने कभी इस नजरिए से, इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। तो उसको वो एक बहुत बड़ा अच्छा सा मोटिवेशन मिला। तो बस यही तो है ना मेरे साथ यार, कि मैं हर एक चीज को है ना इतना अलग, मेरे को चौथे कदम में नजरिया मिलता है। इसलिए मुझसे कहा जाता है कि भाई साहब, चौथा कदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है यार, कि मैं सीधे कूद के है ना चौथे कदम पे नहीं आ सकता। नहीं तो पता चला मैं तो हर चीज में दूसरों के ऊपर ही ब्लेम डाल दूंगा। ये हुआ उसकी गलती है, ये हुआ इसकी गलती है। और कुछ गलती समझ में नहीं आ रही तो फिर ईश्वर की गलती है, मतलब मेरी किस्मत का दोष है। तो इसीलिए यार वो पहला, दूसरा, तीसरा कदम मेरे को समझना करना बहुत ज्यादा जरूरी था। चौथे कदम को जब मैंने लिखा और जब पांचवे में उसको स्पॉन्सर को सुनाया ना, तब समझ में आया कि यार ये चौथे कदम को चौथे नंबर पे क्यों रखा है। क्योंकि हुआ क्या ना, बिग बुक में एक जगह पर लिखा हुआ है कि इस चौथे कदम को आप अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो इसीलिए मेरे दिमाग में ये खुरापात आई थी कि यार कोई ये, मैं कोई ओल्ड टाइमर को पकड़ूं, थोड़ी उनसे मीठी मीठी बात करूं, उनको पटा वटा लूं और फिर उनको गल 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 चौथा कदम सुना दूं, हो गया मेरा काम। पर यही बस ये इसी सब के लिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा थी। जब मैं कहता हूँ ना कि ईश्वर की कृपा है आज के दिन मैं शराब से दूर, उसमें ये चीज भी आती है कि मैं ऐसा चाह के भी नहीं कर पाया। हो सकता था कि मुझे कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाते जो कहते कि चल यार ठीक है, तू बहुत ही बार बार फोन करता है, बहुत ही दिमाग खाता है, चल मैंने तुझे 2 दिन दिए, सुना देना मुझे अपनी पूरी राम कहानी। सुना देता मैं उनको। और शायद वो होता तो मैं आज आपसे यहाँ पर बात नहीं कर पाता यार। पता नहीं शराब पी के, आई डोंट नो, रिलैप्स होता नहीं होता या मेरा क्या होता, आई डोंट नो। पर हाँ, जो जितनी थोड़ी बहुत भी समझ अगर मेरे को 12 कदम के बारे में आई है, जितनी भी आई होगी,
भले ही जितनी भी कम आई होगी, पर वो उतनी भी नहीं आ पाती अगर मुझे ऐसा कोई इंसान में मिल जाता तो इसलिए कई बार मुझे स्पॉन्सर भी बुरे लगते थे, जब वो पहला दूसरा तीसरा कदम घिस 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 घिस, समझो इसको, है ना, मानसिक दिवालियापन जो है, इंसैनिटी जो है उसको समझो, चीजों पर शक्तिहीन हो इस चीज को समझो, ईश्वर पर छोड़ने का मतलब क्या होता है इस चीज को समझो, तुमने सिर्फ तय कर लिया उससे क्या होता है, तय करने का भी मतलब क्या होता है इसको समझो। मुझे किसी ने अगर ये कहा कि यार ऐसा करो थोड़ा अपना वजन कम कर लो, मैंने बोला अबे वजन की क्या बात कर रहा है बे? मैं तो सिक्स पैक ऐप बना के बताऊंगा, बिल्कुल वो ऋतिक रोशन टाइप बॉडी बना के बताऊंगा। तो मेरे को धीरे से मेरे दोस्त ने बोला, अबे वजन तो तेरे से कम हुआ नहीं साले आज तक, है खाने पीने पे तेरा कंट्रोल नहीं है, सुबह उठ के तू चलता नहीं है, हर कहीं पे तू गाड़ी से भागता है, हाँ तो तेरे को पता भी है कि ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनाने का मतलब क्या होता है। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने तय कर लिया है। तीसरे कदम में ऐसे ही हुआ, हाँ हाँ हाँ, मैंने तय कर लिया है, अपनी इच्छा और जीवन को ईश्वर पे छोड़ूंगा, सिर्फ तय करने का ही तो बोला है, अभी छोड़ा थोड़ी ना है। तो मुझसे कहा गया कि तुमको ये समझ में भी आया है कि ईश्वर पे छोड़ना मतलब क्या होता है, कर भी पाओगे। तो ये समझना मेरे को पहले बहुत जरूरी था कि ईश्वर पे छोड़ना अपनी जीवन को और इच्छा को, इसका मतलब क्या होता है, ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनाना का मतलब क्या होता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अभी शुरू तो किया ही नहीं है मैंने, वो तो तब होगा जब होगा, लेकिन पहले ये पता तो चले कि इसके लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेंगे, है ना। तो उसके वो जब किया ना कि ठीक है यार, अब जो भी होगा मैं करूंगा, ये समझना है ना मेरे लिए बहुत जरूरी था। और मैं बड़ा आभारी हूँ मेरे स्पॉन्सर का कि उन्होंने समझाया था मुझे। और आपको सुन के शायद हंसी भी है, उन्होंने ये भी कहा था कि यार विवेक देखो, चाहो तो अभी भी छोड़ दो, बने तो करो। उनका अच्छा छोड़ने का ऑप्शन है क्या, तो उन्होंने हंसते हुए कहा वैसे तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन बाद में निराश होगे इससे तो अभी निराश हो लो, पूरी ईमानदारी करना पड़ेगी जिसकी तुमको आदत नहीं है। वो बोले मुझे भी आदत नहीं थी, वो लानी पड़ेगी। 100% ईमानदारी कोई भी नहीं दे पाता, लेकिन जितना तुम में दम है उतनी तो ईमानदारी बेटा पूरी देनी पड़ेगी, काम चलाओ वाला काम नहीं चल पाएगा। और ये चीज सोच के जब आगे बढ़ा ना, तो वास्तव में यार चीजें जितनी कठिन मुझे कई मेंबर्स ने बताई थी कि अरे चौथे कदम में तो ऐसी ऐसी की तैसी हो जाती है, 12 बज जाती है, नंगा होना पड़ता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अरे नंगा होना पड़ेगा ये फीलिंग उसको आएगी यार जिसको कोई चीज छुपाने में इंटरेस्ट है ना। तो जिसको अगर कुछ छुपाने में इंटरेस्ट नहीं है उसको ऐसा महसूस ही नहीं होगा ना कि मैं नंगा हो रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। जब मुझे अगर ये अश्योरेंस मिल जाएगा कि यार ये होने से ज्यादा अच्छा है, ये होने से अच्छा ही रहेगा, मैं अगर किसी चीज को छुपाऊंगा, मुझे किसी भी चीज को छुपाने से मना क्यों किया गया, क्योंकि अगर मैं इसको छुपाऊंगा तो उस पर वो विचार विमर्श हो ही नहीं पाएगा। दो तरह का, एक तो वो विचार विमर्श जो मैं खुद से करता हूँ, जो मुझे पहला दूसरा तीसरा कदम करने से जो नई बुद्धि मिली है वो, और दूसरा विचार विमर्श जो जो मेरे स्पॉन्सर से मेरे को इन द फॉर्म ऑफ सेकंड ओपिनियन मिलने वाला है, वो भी मुझे नहीं मिलेगा। तो फिर से वो घटना जो है वो मेरे जीवन के एक अनछुए पहलू की तरह रह जाएगी। और जैसे मैंने अभी कहा ना कि वो टंकी है, वो टंकी में 1000 लीटर पानी है, लेकिन भाई साहब उस पानी को बीमार करने लायक बनाने के लिए ना, उसमें सिर्फ 1 कप पानी भी बहुत है। बैक्टीरिया तो आ गया उसमें, भले से वो 1 कप गंदा पानी आया। तो इसलिए वो कोई भी चीज छूटेगी ना कहीं वो मुझे दिक्कत देगी। मुझे ये बताया था कौशल भाई ने कि ये इसमें स्टेप्स और ट्रेडिशंस को कहीं ना कहीं उन दोनों का एक इंटर रिलेशन देखने की भी कोशिश की जाती है। तो मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा था यार, क्योंकि मुझे भी ना शुरुआत में ऐसा ही लगा था, क्योंकि मुझसे सब सबने ऐसा ही कह दिया था कि स्टेप्स करो स्टेप्स करो, ट्रेडिशंस तो क्या है, अरे वो तो एडवांस का काम है भैया, ये स्टेप तो कर लो। तो यार उस चक्कर में ही हुआ कि जब स्पॉन्सर के साथ मेरे 12 कदम हुए ना, तो मुझे है ना ये लग रहा था कि अरे बाप रे, अब वो ट्रेडिशंस का बोझा और है, वो भी करना पड़ेगा क्या। तो मैं एक तरह से ना मन से, ऊपर से तो मैं ऐसा दिखाने की कोशिश करता था, हाँ हाँ करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन मैं अंदर से ना मैं उससे भागता था, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई ये स्टेप वर्क मैंने क्यों किया,
तो भाई ये स्टेप वर्क मैंने इसलिए किया कि मैं अपने आप को जान पाऊं। मैं तो अपने आप को ही नहीं जानता था यार, कि मैं अपने आप को जान पाऊं। और वास्तव में जब मैंने 12 ट्रेडिशंस किए ना, जब मैंने उन पे ध्यान दिया, तो मेरे को वास्तव में लगा कि है ना, ये 12 ट्रेडिशन में मेरा क्लियर कट एग्जामिनेशन हो रहा है कि भैया विवेक, तुम ऐसे ही कह रहे हो कि तुमने 12 कदम स्पॉन्सर के साथ किए कि बात में कोई दम भी है। स्पॉन्सर ने मुझे क्लियर कट कह दिया था कि देखो भैया, तुम्हारे 12 कदम 3 महीने में हो कि 6 महीने में हो कि 1 साल में हो, मेरे साथ में तुमको 12 कदमों का सिर्फ एक परिचय भर ही मिल पाएगा। क्योंकि रोज तो मैं तुमको घिस घिस तो करा नहीं सकता है, इसको प्रैक्टिस करना तो जिंदगी भर का काम है। तो जिंदगी भर तो मैं तुम ही को लेके पकड़ के नहीं काम कर सकता। तो मैं तुमको इसके बारे में एक परिचय दूंगा, अपने आप को किस तरह से समझना हर कदम के परिप्रेक्ष्य में, मैं तुमको उसके लिए हेल्प करूंगा। लेकिन आगे तो तुमको इसके ऊपर काम खुद करना पड़ेगा। तो वो ना मुझे दो चीजों से समझ में आया। एक तो जब मैं 12 ट्रेडिशंस में आया, जब मैंने इनको समझने की कोशिश की सामूहिक स्तर पे, ग्रुप लेवल पे, जब मैंने ये देखने की कोशिश की कि यार क्या मेरे अंदर वो जो बदलाव आना चाहिए था वो बदलाव आया है क्या। एक तो इस चीज से मुझे मेरे स्टेप वर्क का की ताकत का पता चला, एंड सेकंड थिंग, वो मुझे तब ज्यादा उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाई जब मेरा पहला स्पॉन्सी बना। मुझसे कहा था स्पॉन्सर ने, जितना मुझसे सीखोगे उससे कहीं ज्यादा अपने स्पॉन्सी से सीखोगे। मैं तैयार नहीं था उसके लिए, लेकिन जब मेरा पहला स्पॉन्सी बना तो उनकी बात 100% साबित हो गई कि मैं चाहे कितनी भी मक्कारी कर लूं, क्योंकि यार वो है ना अंदर तक बसी हुई है मक्कारी। तो मैं चाहे वो कितनी भी मक्कारी कर लूं, अगर मेरा स्पॉन्सी है, अगर मैं उसके साथ में काम करता हूं, तो मेरा स्टेप वर्क पे उसको प्रैक्टिस में करना अपने आप ही हो जाता है। तो मुझसे ना, जैसे ए में एक बात की जाती है कि भाई एक तरह का पैराडॉक्स है ना, एक तरह का मतभेदी कथन है। एक ऐसा कथन है जो अपने आप में ही कंफ्यूजिंग है कि हम एक उच्च शक्ति पर निर्भर होके आत्मनिर्भर बनते हैं। तो भाई मुझसे ये क्यों कहा गया कि ये जो सेल्फ रिलायंस वाली चीज थी ना, ये ही मुझे सबसे ज्यादा दुख दे रही थी, क्योंकि मेरे अंदर के पैरामीटर्स ही गलत थे, कसौटियां ही गलत थी। किन किस सोच पर मैं निर्भर था अपने जीवन को चलाने के लिए, वो सोच ही गलत थी। इसलिए मुझसे कहा गया है कि जब आप ईश्वर के रास्ते पर चल पड़ते हो, मतलब आध्यात्म के रास्ते पर आप चल पड़ते हो, तो फिर वो गलत सोच होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और तब मैं आत्मनिर्भर बन जाता हूँ, तब मैं अपने जीवन को चला पाता हूँ, सही मायने में मैं आत्मनिर्भर हो पाता हूँ। तो एग्जैक्टली यार, ये कि ये चीज जो है ना, वो चौथे परंपरा में मुझे सुनने को मिली। मैंने जब पहली बार चौथी परंपरा पढ़ी थी कि भाई हर ए ग्रुप जो है वो ऑटोनॉमस है, तो मुझे वो सुन के ऐसा लगा था, अच्छा, हर एक ए ग्रुप ऑटोनॉमस, मतलब साला ये तो फिर ग्रुप के जो कुछ एक लोग जो हैं मठाधीश हैं, कुछ जो पुराने मेंबर है, वो तो चाहे जो अपनी मन मर्जी करेंगे। तो सब उसके साथ में एक बाद में एक वाक्य और जो जोड़ दिया गया है ना, कि प्रोवाइडेड दैट, कि उनकी बातें या उनकी जो पॉलिसी है वो किसी दूसरे ग्रुप को उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, या फिर ए एज अ होल को उससे कोई कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, है ना। तो अब इसको जब मैंने मेरे नजरिए से, जब मैंने पहली बार इस चौथे ट्रेडिशन के ऊपर आत्म चिंतन किया था, तो इसको मैंने सिर्फ इसी तरह से सोचा था कि देखो यार, कितना महान था अपनी फेलोशिप का जो फाउंडर है बिल डब्ल्यू, है ना, कि यार उसने ऐसा सोचा कि हाँ ग्रुप्स को ऑटोनॉमी देना चाहिए। यार उसके मन में बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं एक ठाकुर बन जाऊं, हाँ, और सब लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल रखूं। यार देखो वो कितना महान था। इसको चौथे कदम से जोड़ के जब मैं देखने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि भाई ये कहा गया है कि एक ग्रुप भी ऑटोनॉमस तब हो सकता है जब ग्रुप के अंदर ग्रुप कॉन्शियंस इतना विजडमफुल हो जाए। मतलब वो जो सामूहिक क्या कहेंगे उसको, सामूहिक सद्बुद्धि बोलेंगे या सामूहिक विवेक बोलेंगे, विवेक नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो उसमें मेरा ही नाम आ जाएगा। जो भी है ना, एक कलेक्टिव विजडम जब पूरे ग्रुप की इतनी हो जाएगी, तब जाके वो ग्रुप ऑटोनॉमस होने के लायक हो पाएगा यार। तो वो चीज को ना, अगर बोलते हैं ना, कान को इधर से पकड़ने के बजाय दूसरी तरफ से पकड़ के देखा जाए, तो क्या है कि भाषा को बहुत ही विनम्र बनाने की कोशिश की गई है ट्रेडिशन में।
लेकिन समझ में मुझे, अगर मैं चाहूँ समझना, तो वो इस तरह से भी समझ में आता है कि ग्रुप के लोगों ने अगर वो स्टेप वर्क को समझा हुआ होगा ना, तो उनकी आपस में उनकी सोच ही इस तरह की नहीं होगी कि इससे किसी दूसरे एक ग्रुप का या फिर ए का कोई नुकसान हो पाए। क्योंकि ग्रुप का हर फैसला, ग्रुप की कोई हर पॉलिसी जो है वो तो ग्रुप कॉन्शियंस से बनती है, बहुमत से बनती है। किसी ग्रुप में अगर 20 सदस्य हैं, तो 10 से ज्यादा सदस्य जिस बात के लिए हाँ करेंगे वो चीज तय हो जाएगी। है ना, हम कहते ही है ना कि भाई जो ग्रुप का जो ग्रुप कॉन्शियंस है, उस आवाज में ईश्वर का वास होता है। लेकिन अगर सोचिए कि ये 20 के 20 लोग अगर तमाम तरह के चरित्र दोषों से भरे हुए हैं, इनमें से किसी ने स्टेप वर्क नहीं किया, किसी का नजरिया ही नहीं बदला, सबके अंदर बस एक ही चीज की होड़ है कि कैसे मैं अपनी सत्ता चला लूं। दुनिया भर से लुटे पिटे उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान टाइप के लोग हैं। सबको बस यहाँ पर आके अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की अगर होड़ मची हुई है, तो कैसे कोई सही फैसला आ पाएगा। है ना। तो ये एक मुझे समझ में आता है कि ये आजादी, अपने फैसले लेने की आजादी, ये इसका मैं सही रूप से हकदार यार मैं तब हो पाता हूँ जब मेरा रिलायंस खुद पर ना हो, एक आध्यात्म पर हो, मतलब एक उच्च शक्ति की आवाज पर हो। अब ग्रुप अपने आप में तो, हम चाहे समूह को समूह कह लें, लेकिन अपने आप में तो वो कुछ नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि फलानी कंपनी, कंपनी क्या होती है यार, वो तो एक कागज पे बनाया हुआ एक सिस्टम है। कंपनी को लोग ही बनाते हैं ना। ऐसे ही एक ग्रुप है, उसको मेरे जैसे आपके जैसे शराबी ही तो बनाते हैं। तो हम उस ग्रुप में जिस तरह की एक्शंस करते हैं, हम उस ग्रुप में जिस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, वो उसी आधार पे होती है कि हम कैसे कैसे ऑफर्स लेकर आते हैं, ग्रुप के मेंबर्स कैसे कैसे आइडियाज लेकर आते हैं। तो वो जो आइडियाज लेकर आएंगे उसी के हिसाब से पॉलिसीज बनेंगी। उसके बाद में भी आ, अगर लोगों में ईगो का इशू है, तो फिर ये भी हो जाएगा। कहीं कहीं पर पर्सनालिटीज भी हावी हो जाएंगी, कि कोई ऐसी पर्सनालिटी है कि जिनसे मैं डरता हूँ सिर्फ इसलिए कि वो तो ओल्ड टाइमर है, ऊंची आवाज में बोलना आता है उनको। तो जब वो किसी चीज को कह रहे हैं, मुझे वो चीज ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैं डर के मारे उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, कि फिर वो बाकी मेंबर्स भी उनका साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये विजडम वाली बात नहीं है। या फिर कई बारी ऐसा हो जाता है कि ग्रुप के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है ये मुझे पता ही नहीं है, तो मैं तो बस टाइम पास करने के लिए आ जाता हूँ। ना मुझे सिर्फ वर्क से मतलब है, ना मुझे दूसरे शराबियों तक संदेश पहुंचाने से मतलब है, ना मुझे किसी पीआई एक्टिविटी से मतलब है। लेकिन मुझसे अगर पूछा नहीं गया, तो मैं रूठ के बैठ जाता हूँ। तो जब किसी चीज पर फैसला होता है, मुझे पता ही नहीं होता उसके बारे में। हम कहते हैं ना, इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियस। तो पता चला 20 लोग एक ग्रुप में है, उसमें से 6 को ये ही नहीं पता है कि ये जिस बारे में बहस हो रही है वो मुद्दा क्या है, और इस पर होना क्या चाहिए। उनकी कोई राय बनेगी ही कहाँ से, जब वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये है क्या। हाँ, तो ये। विवेक जी। जी। जी, मैं संजय बात कर रहा हूँ, संजय, एक शराबी, मुंबई से। अ, जी। आज का जो प्रसंग है ना, वो सिर्फ चौथे कदम के ऊपर है, और ये ट्रेडिशन के ऊपर आपको वापस कल बोलना है। जी। वैसे जी। जी। आपका श्योर बहुत श्योर। अच्छा जा रहा है, और मुझे सुनने में सचमुच बहुत आनंद आ रहा जी। जी। है। लेकिन हमारा जो डायरेक्शन है ना, ये दोनों का जो तालमेल है, आप बहुत अच्छा लेके मैं जा अभी रहे अपनी हैं। शेयरिंग अभी खत्म करने के बाद में आपको इस चीज का जवाब देता हूँ। हाँ। जी जी, और क्षमा है चाहता ना। हूँ बीच में टोकने। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, दैट्स फाइन। थैंक यू सर। तो मुझे ये समझ में आया कि जब मैं अपनी इन्वेंट्री लेके ना अपने अंदर ये देख पाता हूँ कि हाँ मैं किसी चीज पर हाँ या ना करने लायक हूँ भी कि नहीं, कि अभी भी मेरे अंदर इतना ईगो भरा हुआ है कि मुझसे अगर ग्रुप कॉन्शियस में पूछा गया है कि बताइए आपकी राय क्या है, तो कहीं ना कुछ तो मैं बोलूंगा। चुप रहना नहीं सीख पाया हूँ अभी तक। मैं ये भी वहां पे कह सकता हूँ कि नहीं, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इसके बारे में कोई भी राय देने में सक्षम नहीं हूँ। ये मेरे अंदर तब आता है जब फोर्थ स्टेप में मैं अपने आप को देख पाता हूँ। तो दैट इज हाउ आई कैन सी द कोरिलेशन बिटवीन स्टेप 4 एंड ट्रेडिशन 4। हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। और ये ट्रेडिशंस ना, ट्रेडिशंस हमारे बाद में आए ही इसीलिए थे ना, कि वो स्टेप पर तो जब बिग बुक लिखी गई, तो उसमें तो वो 12 कदम आ गए। 12 कदम पे हमने काम भी करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी ये लगा कि यार कहीं ना कहीं
एक पूरी फेलोशिप के रूप में आगे सही तरीके से चलने में कहीं कहीं पर गड़बड़ हो रही है अभी भी। इसीलिए फिर वो ट्रेडिशन जो है वो 1946 से ग्रेप वाइन में जो है बिल डब्ल्यू साहब लिखते चले गए, और फिर वो बाद में जो है 1950 के आसपास वो फॉर्मली अडॉप्ट हुए। और उन्हीं 12 ट्रेडिशंस के बारे में बिल डब्ल्यू साहब एक किताब लिखना चाहते थे, लेकिन उनको लगा कि शायद सिर्फ 12 ट्रेडिशन पे लिखना थोड़ा अजीब हो जाएगा, इसलिए फिर उन्होंने वो 12 स्टेप्स के ऊपर भी लिखा, और वो किताब का नाम दिया गया है 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशन। तो ना मुझे जब कोई चीज की अथॉरिटी मिलती है ना, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर वो काबिलियत भी हो। अब ये मेरे घर पर भी लागू होती है। मैं बहुत आराम से घर में अपना हुक्म चला लेता हूँ, बिकॉज आई एम द ब्रेड अर्नर। मुखिया मतलब तथा कथित मुखिया मैं हूँ, क्योंकि ये सिस्टम, मतलब जिस कंट्री में मैं हूँ, सिस्टम यहाँ पर ये है ना कि जो कमा रहा है वो ऑटोमेटिकली घर का मुखिया हो जाता है। तो मैंने भी वो ऐसे ही मान लिया कि हाँ, मैं कमा रहा हूँ मतलब मेरी चीज चलेगी, चाहे किसी चीज में मेरी समझ वहां पर कम पड़ रही हो, लेकिन मैं पत्नी की राय नहीं ले पाऊंगा। तो जब मैं ये समझ पाता हूँ ना कि ये जबरदस्ती अपनी वाली चलाने से मुझे एक तरह का विकृत आनंद मिल रहा था, मैं क्यों जबरदस्ती अपनी वाली चलाए जा रहा था, ये तो मुझे आए समझ में, तब तो मैं रोक पाऊंगा ना। तो वो जब मैं चौथे कदम की पूरी इन्वेंट्री मैंने लिखी, पांचवें कदम में एक अलग नजरिया मेरे को मिला, तब मेरे को ये समझ में आया ना। इसीलिए वो बड़ी अच्छी बात है में कही गई है कि लॉजिक बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज को सिर्फ आपका मुंह बंद करके आपको नहीं बैठाया जा सकता। इंसान जो है वो लॉजिक का भी क्रीचर है और इमोशंस का भी। और लॉजिक वहां पर उसके ज्यादा हावी होने लग जाते हैं जहां पर उसको काम करने की इच्छा नहीं है। मुझसे अगर आप ये कहेंगे कि यार फलानी कोई जगह है वहां पे 1 लाख रुपए डालो, 2 साल में 3 लाख रुपए हो जाएंगे, मैं तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दूंगा कि यार कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसका मतलब मैं पैसे तो डालने का इच्छुक हो गया हूँ, बस थोड़ी सावधानी बरतना चाहता हूँ। लेकिन कोई मुझसे ये कहे कि फलानी जगह पे 1 लाख रुपए दान करना है, मैं सोचूंगा भी नहीं 1 मिनट भी कि यार वो दान जहाँ पे करना है वो जगह वास्तव में इस काबिल है कि नहीं कि सारे बेवकूफ बनाने वाले लोग बैठे, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं है वो काम। तो लॉजिक आता ही वहां पर है जहां पर मेरे को काम करने की इच्छा एक एक मतलब एक अलग स्थिति आ जाती है, वहां पर मैं लॉजिक देने लग जाता हूँ। तो यही चीज मुझे यहाँ पर समझ में आई कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने लॉजिक पर निर्भर होके मत रहिए, क्योंकि आपको पूरी बातें नहीं पता है। वो जो पैरामीटर है ना, वो जो सोर्स है जहां से ये गड़बड़ी शुरू हो रही है, आपको उसी के बारे में नहीं पता है। इसलिए वो आगे की पूरी जो बिल्डिंग आप खड़ी कर रहे हो वो पूरी बिल्डिंग ही टेढ़ी मेढ़ी और गलत बन रही है। आपको नए सिरे से इसको शुरू करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम स्टेप 4।